हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। ये आपकी NCERT बुक का चैप्टर नंबर 4 है। द्विघात समीकरण को हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। द्विघात समीकरण में सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को टॉपिक में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है और साथ ही साथ जिस टॉपिक को मैं लेके चलूँगी उसमें मैंने आपको उदाहरण के द्वारा भी सवालों को हल करके दिखाया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक 1। टॉपिक 1 है द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के जो टॉपिक नंबर 1 है उसमें कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक आता है द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको जब बहुपद चैप्टर पढ़ाया था तो ये बताया था कि बहुपद पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार बताए थे और घात के आधार पर, चर राशि की घात के आधार पर बहुपद पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताया था कि द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ पर चर राशि आपकी x है, c जो है अचर राशि है और a और b क्रमशः x² और x के क्या हैं, गुणांक हैं। a का मान इसमें 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब आप इस द्विघात बहुपद को px के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर p का मतलब होता है पोलिनोमियल और x का मतलब होता है कि यह जो बहुपद है अर्थात पोलिनोमियल है वो चर राशि x में है। आपका उदाहरण भी दे रखा है 9x² + 5x - 4। अगर आप इस उदाहरण को देखें तो यहाँ पर चर राशि है x और इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में इतना अंतर होता है कि समीकरण में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में बराबर का निशान लगा कर चलते हैं। तो यानी द्विघात बहुपद px को अगर हम 0 के बराबर लिख देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप वही होगा ax² + bx + c = 0। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको दिखा रखा है, एक द्विघात समीकरण आपको दिखा रखी है क्या, x² - (9) = 0। यहाँ पर चर राशि x है और चर राशि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, आपकी 2 है। अब टॉपिक 1 में ही बच्चों हम तीसरा पॉइंट पढ़ के चलेंगे, द्विघात समीकरण की जांच करने की विधि, कि आप कैसे जांच करोगे कि कोई भी जो समीकरण आपको दे रखी है वो द्विघात है या नहीं है। आपको इसमें ये देखना है कि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और x² का जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जो समीकरण आपको दे रखी है वो कैसी समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। इसको बेटा एक उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया है। सवाल में ये दे रखा है कि जांच कीजिए कि समीकरण x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले इस सवाल को हम सूत्र लगा के पूरा खोल लेते हैं। देखो x + 1 का होल स्क्वायर है तो ये हमारा a + b के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। हमें पता है क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ऐसे ही हम x + 1 को खोल लेंगे। यहाँ पर a बराबर है x और b बराबर है 1। बेटा इसको खोल लिया, उसके बाद साइड में आपका राइट हैंड साइड में दे रखा है 2 ब्रैकेट में x - 3। अब 2 की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी तो आप देखो समीकरण बन गए x² + 2x + 1 = 2x - 6। अब 2x - 6 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले गए और लेने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया x² + 7 = 0।
अब यहाँ पर ये चेक करना है हमें कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम उस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप अर्थात ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कराएंगे। जब इसकी तुलना कराई तो a का मान क्या आ गया 1, क्यों? क्योंकि x² का गुणांक x² + 7 = 0 में 1 है। b बराबर 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का कोई भी पद नहीं दे रखा। और c बराबर कितना आ गया 7। चूँकि यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, और x की अधिकतम घात 2 का जो गुणांक है a, उसका मान भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई समीकरण है वो क्या है, आपकी एक द्विघात समीकरण है। इसी के आधार पर हम इस तरीके के सवालों को आगे हल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टॉपिक 2। टॉपिक 1 में हमने 3 पॉइंट कवर किए थे, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण की जांच करना कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए बच्चों अब देखते हैं कि टॉपिक 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे और टॉपिक 2 का क्या नाम हमने रखा है। बच्चों टॉपिक 2 में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, मेथड्स टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टॉपिक 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल के बारे में, यानी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी चर राशि का मान किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो द्विघात समीकरण के मूल हैं या फिर हल हैं। चर राशि का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो द्विघात समीकरण के मान को संतुष्ट कर रहा है, यानी उसको द्विघात समीकरण में रखने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड अर्थात 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो चर राशि का मान द्विघात समीकरण का क्या होगा, मूल। किसी भी समीकरण का मूल उसकी चर राशि की अधिकतम घात पर निर्भर करता है। जितनी चर राशि की अधिकतम घात होगी उस समीकरण के मूल भी उतने ही होंगे। यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात हम कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर मूलों के मान भी कितने होंगे, आपके 2 आएंगे। बच्चों इसी में हमने अगला टॉपिक पढ़ना है, चर राशि का कोई मान द्विघात समीकरण का हल या मूल है या नहीं जांच करना। वो मैंने आपको संक्षेप में ही ऊपर समझा दिया है कि अगर चर राशि का मान किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण में रखने पर उस समीकरण का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो चर का मान हमने उस समीकरण में रखा है और रखने पर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो समीकरण का एक मूल होगा। टॉपिक 2 के ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की है और इस तरीके के सवालों को आप इस उदाहरण के हल के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। देखिए दे रखा है कि जांच कीजिए कि x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है। हल की जगह हम मूल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - के 2x - के 1 = 0। अब आपको क्या करना है कि चर राशि जो x का मान 1 दे रखा है सवाल में, आप उसको 3x² - के 2x - के 1 में रख कर देखो। अगर मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का मूल है, वरना नहीं है। जब हमने इस समीकरण 3x² - 2x - के 1 में जब हमने x बराबर 1 रखा तो हमने ये देखा कि x बराबर के 1 रखने पर हमारे पास मान 0 आ रहा है, यानी हमें राइट हैंड साइड मिल रही है। इससे हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण 3x² - 2x - 1 = 0 का हल है। टॉपिक 2 में हम पढ़ के चल रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, द्विघात समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना जब समीकरण का मूल ज्ञात हो। यानी जब आपको समीकरण का मूल दे रखा हो तब आप कैसे अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। संक्षेप में मैं आपको समझा देती हूँ कि जो आपके पास मूल दे रखा है या उस द्विघात समीकरण का हल का मान दे रखा है, उसको आप समीकरण में रख दो
पूरी की पूरी समीकरण लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलो और राइट हैंड साइड भी लेके चलो, क्योंकि यहाँ पर हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें अज्ञात राशि का मान निकालना है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लेके चलेंगे और साथ ही साथ जो मूल दे रखा है, जो हल दे रखा है समीकरण का, उस मान को उसके अंदर रखेंगे तो वहाँ पर आप अज्ञात राशि के मान को आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हो। इसको मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस तरीके के उदाहरण की सहायता से अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। देखते हैं अब क्या है उदाहरण। द्विघात समीकरण kx² + 2x - 3 = 0 में k का मान ज्ञात करो, जबकि x = 2 समीकरण का एक मूल है। यहाँ पर अज्ञात राशि आपको दे रखी है k और इस समीकरण का मूल दे रखा है 2। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। ये जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसका लेफ्ट हैंड साइड भी लेना है और आपको राइट हैंड साइड भी लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सवाल में x = 2 दे रखा है उस मान को x के स्थान पर रख देना है। जैसे ही आप x = 2 रख देते हो, दी गई समीकरण में रख देते हैं, तो हमारे पास k का मान आ जाता है। और k का मान कितना निकल के आता है, -1/4। यही हम कह सकते हैं कि यही ज्ञात राशि के मान है। टॉपिक 2 में ही हम पढ़ के चलते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियाँ हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। यानी किसी भी द्विघात समीकरण को अगर आपको हल करना है और सवाल में नहीं दे रखा कि किस विधि का प्रयोग करना है, तो आप इन तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुणनखंड विधि के बारे में, और साथ ही साथ हम उस पर आधारित एक सवाल को आपको समझा के चलूँगी मैं। उस सवाल के माध्यम से आप अपनी किताब के सवालों को भी आसानीपूर्वक हल कर पाओगे। चलो बच्चों, देखते हैं आप गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करा, द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारा ax² + bx + c = 0 है, तो हम उसको लिख देते हैं। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, a और c की हम गुणा करते हैं और गुणनफल क्या कर लेते हैं, क्या प्राप्त हो जाता है हमें, ac। अब AC के गुणनखंडों का ऐसा जोड़ा हमें बनाना होता है जिनका योग किसके बराबर हो, B के बराबर हो। यहाँ पर योग शब्द का प्रयोग हम इसलिए करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ax² + bx + c, यानी bx और c के बीच में किसका निशान आ रहा है, प्लस का। ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपके पास व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा मध्य पद है bx, उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, px + qx रखकर गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या है, अब प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख देंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। ये जो हमारा x का मान प्राप्त होगा, यही द्विघात समीकरण के मूल या फिर क्या होंगे, हल। नोट में बच्चों एक चीज़ और दिखा रखी है मैंने, कि ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि जब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में हो, लेकिन अगर द्विघात समीकरण आपकी ax² - के bx + c = 0 के रूप में आ जाती है, तो वहाँ पर जो आपका सेकेंड स्टेप है बस केवल वही चेंज हो जाएगा। आप ऊपर में लेके चल रहे हैं p + q = b, क्योंकि यहाँ पर b प्लस का है। नेक्स्ट में आप जब ax² - bx + c को लेके चलेंगे तो यहाँ पर p + q = -b लेंगे, क्योंकि b यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान में है। ऊपर देखो pq, सेकेंड स्टेप में pq = ac है, क्योंकि a भी प्लस है और c भी प्लस है। नोट के पहले पॉइंट में यहाँ भी a भी प्लस है, c भी प्लस है, तो pq बराबर हम क्या लेते हैं, ac। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर आपकी द्विघात समीकरण ax² + bx - c = 0 के रूप में हो, तब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले समीकरण का सेकेंड स्टेप देखो, p + q = b दे रखा है। क्यों, क्योंकि b का मान ऊपर प्लस है। अब आप नोट के दूसरे पॉइंट में देखो, p + q बराबर यहाँ +b लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² + bx - c के रूप में है, यानी b का मान क्या है, प्लस। pq = -ac इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर
ए का मान तो प्लस है लेकिन सी का मान क्या है, माइनस। अब नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ p प्लस क्यू बराबर हम क्या लेंगे, माइनस के b, और p और q बराबर हम क्या लेंगे, लेते हैं a इंटू सी, लेकिन यहाँ पर c का मान माइनस है तो हम क्या लेंगे, माइनस के ac। ये स्टेप अभी थोड़े से आपको टफ़ लगेंगे, वैसे टफ़ नहीं है, बहुत आसान है। जब आप इन स्टेपों को देख करके 2-4 सवाल हल कर लेंगे तो आपको इन स्टेपों को याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आप आसानी पूर्वक सवालों को ऐसे ही हल कर देंगे। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करने का एक उदाहरण। हमारे पास बच्चों द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और उसने कहा है कि इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करो। अब सबसे पहले ये देखो कि ये कौन से मानक रूप में आ रही है। मैंने आपको स्टेप समझाए थे, पहला मानक रूप उसमें समझाया था, फिर उसके बाद नोट लिखवाए थे तो 3 मानक रूप उसमें समझाए थे। जैसे ही मैं इसको देखती हूँ तो मुझे क्लियर हो रहा है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मानक रूप में आ रहा है। अगर इसकी हम तुलना कर रहे हैं तो ए का मान इसमें आ रहा है 1 और बी का मान इसमें आ रहा है 5 और सी का मान हमारे पास कितना आ रहा है 6। अब देखो बेटा, आपने अभी पीछे भी देखा होगा कि p प्लस क्यू बराबर हमने हमेशा क्या लिया था, ए बी, बस केवल निशानों को चेंज किया था, और उधर क्या लिया था, p इंटू क्यू बराबर हमने लिया था ए सी। अब देखो यहाँ पर पहले ए सी निकालेंगे, a गुणा सी, a का मान है 1 और c का मान है 6, तो a गुणा सी कितना आ गया हमारे पास 6। अब 6 के जो संभव गुणनखंड युग्म हैं वो कैसे कैसे बनेंगे, देखो अगर आप 6 जो हमने ऐसे निकाला है उसके गुणनखंड करो, गुणनखंड क्या हो पाएंगे, पॉसिबिलिटी क्या है, 2 और 3, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, यही है ना 6 के संभव गुणनखंड युग्म। एक से तो एक कट ही जाएगा, हर एक संख्या कट जाती है, 6 से भी कट जाएगी, और किस किस से कट जाएगी, 2 और 3 से। तो यानी कि अब आप इसमें ये देखो कि हमें जो p प्लस क्यू का मान लेना है वो हमारा b के बराबर आना चाहिए। b क्या है आपका 5। अब आप देखो कि इन चारों डिजिट में से हम कौन सी डिजिट ऐसी लेके चलें 2, जिससे कि हमारे पास योग 5 आ जाए। अगर आप 1 और 6 लेते हैं तो 7 हो जाएगा, 6 और 2 लेते हैं 8 हो जाएगा, अगर आप 2 और 3 लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। यानी p की जगह हमने 2 ले लिया और q की जगह हमने 3 ले लिया और योग आ गया 5 अर्थात b के बराबर। अब चलो बच्चों, अब हम सवाल में ये पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह हमने क्या लिख दिया 2 प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स की गुणा कर दी तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। जो शुरू के 2 पद हैं उनमें कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 बच गया, प्लस 3x प्लस 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया, बचा क्या x प्लस 2। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये जो दोनों पद हमारे पास बने हैं, देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में सेम है और सेम ही आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सवाल में गलती की है। अब इसमें x प्लस 2 कॉमन ले लो तो बचा कितना x प्लस 3। अगर आपको इस द्विघात समीकरण के मूल का मान ज्ञात करना है तो आप इनको 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास इस द्विघात समीकरण के मूल अभिष्ट मूल कितने आ गए, x बराबर -2 और x बराबर -3। इसी की सहायता से बच्चों आप आगे के सवालों को भी कर सकते हैं। दूसरी विधि हम पढ़ के चलते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। अब हम पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं उनके स्टेपों को हमने दिखा रखा है। नंबर 1, उसने ये कहा है कि सबसे पहले जो आपको द्विघात समीकरण दे रखी है उसको मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ जो भी डिजिट आपकी दे रखी है उसी से पूरा भाग कर दो। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लेना होगा, 1 लेना होगा। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे
कि c अपॉन a जो है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, अर्थात जिसके साथ चर राशि नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी x के गुणांक के आधे का वर्ग होगा वो दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसा कि स्टेप नंबर 3 में दिखा रखा है। फिर इसके बाद 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म्स आए हैं उनको हम पूर्ण वर्ग के रूप में बना लेंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा के उसको कंबाइन करके बना लेंगे, या a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा के उसको कंबाइन करके बना लेंगे। 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब आप वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस का निशान ज़रूर ही आता है आपका। अब फिर उसके बाद 6th स्टेप में क्या लिख रहा है कि अचर पद को दाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात जो हमारे पास इसमें चर राशि x होती है उसको एक तरफ लिख देते हैं, बाकी की जितनी भी अचर राशियां हैं उनको एक तरफ लिख देते हैं। ये है बच्चों पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। आपने इसको, ये तो थ्योरी के रूप में मैंने आपको समझाया है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेप के माध्यम से संक्षिप्त रूप में समझाती हूँ। सबसे पहले बेटा, दी गई द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। दूसरा, x² का गुणांक 1 बनाएंगे, यानी x² का गुणांक अगर 1 नहीं है, उसके साथ कोई भी संख्या दे रखी है तो उससे सब में भाग दे देंगे। तीसरी बात, x के गुणांक के आधे का वर्ग लेफ्ट साइड में भी जोड़ देंगे और राइट हैंड साइड में भी जोड़ देंगे। चौथी बात, जो आपने 3rd स्टेप को यूज़ किया है उसके लेफ्ट हैंड साइड को पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा के। 5th बात, फिर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। 6th पार्ट, x को एक तरफ लिख देंगे, अर्थात चर राशि को एक तरफ लिख देंगे और जितनी भी अचर राशियां हैं उनको एक तरफ लिख देंगे। आइए बच्चों, अब हम पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित एक सवाल हल करेंगे और आप इस सवाल के माध्यम से अन्य सवालों को भी कर सकते हैं। 5x² माइनस के 8x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब आपको ये द्विघात समीकरण दे रखी है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, x² के गुणांक को 1 बनाना है। यहाँ पर सवाल में x² का गुणांक आपका 5 दे रखा है। x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए आपने 5 से पूरे सब में भाग दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे कि जो आपका अचर राशि है उसको तुरंत ही राइट हैंड साइड में ले जाओ, यानी 4/5 यहाँ अचर राशि है उसको हम तुरंत ही राइट हैंड साइड में ले गए। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक है 8/5, इसका आधा कितना हो गया, आधा कितना हो गया बेटा 8/10, आधे का मतलब 1/2 से गुणा करना। इसके गुणांक के आधे के वर्ग को लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ दिया, राइट हैंड साइड में भी जोड़ दिया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। 5th पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। जब वर्गमूल लिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा x माइनस के 8/10 इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल का निशान 144/100। जब इसको हल किया तो x माइनस 8/10 इक्वल टू प्लस माइनस 12/10। अब हमने क्या करा, एक बार प्लस का निशान लेकर x का मान निकाल दिया, एक बार माइनस का निशान लेकर x का मान निकाल दिया। यही पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि है। आइए बच्चों, अब द्विघात समीकरण को हल करने की आखिरी विधि की तरफ चलते हैं, जो सबसे आसान है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती इसके द्वारा सवालों को हल करने में। ये है धराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। श्री धराचार्य सूत्र को सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, वो होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर b क्या है, x यानी चर राशि का गुणांक, a क्या है x² का गुणांक, और c आपकी क्या होती है, अचर राशि, ठीक है। अब अगर इसके दो मूल पूछे जाएं आपसे द्विघात समीकरण के तो तुम खुद समझदार हो, कैसे निकालोगे, माइनस के b, एक बार प्लस का निशान ले लो, माइनस के b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। दूसरा मूल क्या हो जाएगा, माइनस के b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a।
श्रीधराचार्य सूत्र को द्विघाती सूत्र अर्थात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। आप इस उदाहरण की सहायता से और भी सवालों को हल कर सकते हैं। सवाल दे रखा है √3x² + 10x - के 8 √3 = 0। सवाल में क्लियर कर रखा है कि द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करके सवाल को हल करना है। सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कराई। तो a का मान आ गया √3, b का मान आ गया 10 और c का मान आ गया -8 √3। धराचार्य सूत्र को लगाया x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। b की वैल्यू रख दी बच्चों, a की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी। जब इसको पूरे को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आया -10 ± 14/2 √3। अब आपको चूंकि द्विघात समीकरण है, दो मूल निकालने हैं, तो सबसे पहले हमने क्या काम करा कि प्लस का निशान ले लिया, -10 + 14/2 √3। उसके बाद माइनस का निशान ले लिया, -10 - 14/2 √3। और सवाल को हल करने के बाद मेरे पास दो मूल आ गए हैं, 2/√3 और -4 √3। बच्चों, ये तो था आपका द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। 3 विधि बताई, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और धराचार्य विधि। अगर आपको कहीं भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप धराचार्य विधि का प्रयोग करके भी द्विघात समीकरण के मूलों को निकाल सकते हैं। बच्चों, द्विघात समीकरण का ये मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो था, जिसमें मैंने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को कवर किया और उसके अंदर आने वाले टॉपिक को कवर किया और साथ ही साथ उदाहरण के माध्यम से आपको सवाल को समझाने की कोशिश की है। बच्चों, अब नेक्स्ट मेरा आएगा द्विघात समीकरण का पार्ट 2 का वीडियो। आप तब तक पार्ट 1 पर आधारित सवालों को हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों।